Good morning, students, and welcome to my online class. Today we will read from Flamingo book, chapter 2, an elementary school classroom in a slum. I will be explaining both in Hindi as well as in English. तो सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट द पोएट, और इस पोएम के कवि हैं स्टेफन स्पेंडर। इनका कार्यकाल है 1909 से लेकर के 1995 तक। Was an English poet and an essayist. Stephen Spender was an English poet and an essayist. तो वह एक अंग्रेज कवि था और ये एक निबंधकार था, साथ ही एक निबंधकार था। He left यूनिवर्सिटी कॉलेज, उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज को छोड़ दिया था, विश्वविद्यालय को छोड़ दिया था। कौन सा कॉलेज को? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छोड़ दिया था। विदाउट टेकिंग अ डिग्री and went to Berlin in 1930. तो बिना किसी डिग्री लिए ऑक्सफोर्ड कॉलेज को छोड़ करके वे 1930 में बर्लिन चले गए थे। Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. तो स्पेंडर बहुत ही गहरा रुचि रखते थे राजनीति में, पॉलिटिक्स का है राजनीति में। कीन इंटरेस्ट, बहुत ही गहरा रुचि रखते थे राजनीति में। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, और उन्होंने अपने आप को घोषणा कर दिया टू बी अ सोशलिस्ट, एक सामाजिक, और पेसिफिस्ट का अर्थ है शांतिवादी, समाजवादी और शांतिवादी घोषित कर दिया उन्होंने अपने आप को। पेसिफिस्ट जो कि युद्ध या किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े वाले से संबंध नहीं रखता है, उसको पेसिफिस्ट कहा जाता है। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड poems of dedication, the edge of being, the creative element, the struggle of the modern, and an autobiography, world within world. तो बुक्स बाय स्पेंडर, तो स्पेंडर के द्वारा लिखी गई पुस्तकों में शामिल है, इंक्लूड शामिल है पोएम्स ऑफ डेडिकेशन। तो ये सभी उन्होंने जो पुस्तक लिखी उनमें ये चीजें शामिल हैं। पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, दूसरा द एज ऑफ बीइंग, तीसरा द क्रिएटिव एलिमेंट, और चौथा द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, और पांचवा वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। तो ये सभी पुस्तकें भी इसके पुस्तक जो लिखा है उसमें शामिल है। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, तो ये जो पोएम अभी हम पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, ही हैज कंसंट्रेटेड, उन्होंने इसमें एक विशेष थीम पर अपना मत व्यक्त किया है, ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय पर, एंड क्लास इनइक्वालिटीज, और वर्ग विभेद पर या तो वर्ग विसंगतियों पर इस पोएम को लिखा है। तो दो थीम है इस पोएम के, एक तो सामाजिक अन्याय, ये हो गया सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय, और वर्ग विसंगतियां, क्लास इनइक्वालिटीज, मतलब वर्ग में जो विविध विसंगतियां, वर्ग विभेद, जो समानता नहीं है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि हम ये पोएम को हम शुरू करें, इसमें पूछा गया है हम सभी से, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन असलम? क्या आपने कभी जो एलिमेंट्री का अर्थ होता है प्रारंभिक स्कूल, एलिमेंट्री प्रारंभिक स्कूल, जिसमें कि 5 साल से लेकर के 13 साल के बच्चे पढ़ते हैं, उसको एलिमेंट्री स्कूल कहा जाता है। इन असलम, और ये एलिमेंट्री स्कूल कहाँ है? स्लम जो कि शहर में आपने देखा होगा, शहर के किनारे पर, बड़े बड़े शहर के किनारे जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं उसको कहा जाता है स्लम। तो इसी को पूछा जा रहा है, क्या आपने कभी झुग्गी झोपड़ियों में जो स्कूल है, प्रारंभिक स्कूल है, क्या आप कभी वहां गए हो? What does it look like? अगर आप गए हैं वहां तो ये कैसे दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है वो स्कूल? तो हम शुरुआत करते हैं लाइन बाय लाइन। Far far from gusty waves these children's faces, कवि यही कहना चाह रहा है,
यहाँ जो गस्टी, गस्टी का अर्थ होता है एनर्जेटिक, गस्टी का अर्थ होता है एनर्जेटिक। वेव्स, वेव्स का अर्थ तो होता है लहर, तो हम प्रबल लहर बोल सकते हैं। These चिल्ड्रंस फेसेस, तो बच्चों का जो ये चेहरा है, उनका चेहरा में मतलब निराशा है। फार फार फ्रॉम मतलब बहुत दूर है, बच्चों का चेहरा जो है बहुत दूर है, उनका चेहरा में जो निराशा है, किसी तरह का एनर्जी नहीं है, किसी तरह का शक्ति नहीं है, वो इस प्रबल लहरों से बहुत दूर है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स मतलब इन प्रबल लहरों से इन बच्चों का चेहरा बहुत दूर है, उनमें किसी भी तरह का एनर्जी नहीं है, उनका चेहरा निराशा से भरा हुआ है, दयनीय स्थिति है उनकी। लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक रूटलेस वीड्स, तो यहाँ एक पोएटिक डिवाइस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। लाइक एज का प्रयोग जहां होता है वहां हम सिमिली, पोएटिक डिवाइस का प्रयोग हुआ होता है, तो यहाँ सिमिली का प्रयोग किया गया है। और जहां बिना लाइक या एज का प्रयोग होता है वहां मेटाफर का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर ये सिमिली का प्रयोग हुआ है। लाइक रूटलेस वीड्स, तो यहाँ तुलना किया गया है। रूटलेस वीड्स, वीड्स का अर्थ है जंगली पौधे, जंगली पौधे जो कि रूटलेस, जिसका कोई जड़ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं अगर जंगली पौधे जिसको हम उखाड़ के फेंक देते हैं, जिसमें जड़ नहीं है, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, वो पीला पड़ जाता है और धीरे धीरे वो मर जाता है। तो वैसा ही कुछ इन बच्चों की स्थिति है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उनका शरीर भी जंगली पौधे की तरह ही हो गया है। द हेयर टोर्न अराउंड देयर पेलर, और उनका बिखरे हुए बाल, टोर्न अराउंड उनका जो बिखरे हुए बाल है वो उनके चेहरे पर पड़ रहे हैं, उनके पीले चेहरे पर। पेलर का अर्थ है पीला चेहरा, जिसमें कि कोई एनर्जी नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, खून की कमी है, और जिसके कारण से उनका चेहरा भी क्या हो गया है, पीला पड़ गया है, न्यूट्रिशन की कमी के कारण। तो उनके चेहरों पर बाल जंगली पौधों की तरह ही उनके खुले बाल बिखरा पड़ा हुआ है उनके चेहरे पर। तो यहाँ वर्णन किया गया है कुछ बच्चों का। यहाँ क्लासरूम है, प्रारंभिक क्लासरूम, एलिमेंट्री क्लासरूम, ये झुग्गी झोपड़ियों में। तो यहाँ कवि गया हुआ है और वहाँ क्लासरूम के वर्णन बच्चों से वो शुरुआत कर रहे हैं। द टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की, विथ हर वेड डाउन हेड, जो कि अपने सिर झुकाए बैठी हुई है। वेड डाउन हेड, वेड मतलब उनका सिर में वजन है और उसके कारण से वो अपने सिर झुका करके वो बैठी हुई है। तो यहाँ कुछ मतलब सिंबॉलिक है कि स्लम, झुग्गी झोपड़ी एरिया में कुछ भी व्यवस्था नहीं है, और जिसके कारण से उसके सिर में कई तरह की सोच चल रही है, अपने खाने पीने की सोच, अपना भविष्य को देख करके वो सोच, कुछ बहुत उनके सोच दौड़ रहे हैं उनके सिर में, और इसीलिए वो सिर झुका करके वो बैठी हुई है। वेड डाउन हेड, अपना सिर झुका करके वो लंबी लड़की वहां बैठी हुई है। दूसरा, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आइस, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आइस। पेपर, पेपर तो हम जानते हैं कागज या पेपर। सीमिंग बॉय, तो यहाँ तुलना किया गया है, फिर से पोएटिक डिवाइस या तो फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। जैसे पहले यहाँ मैंने कहा लाइक रूटलेस वीड्स, यहाँ भी तुलना किया गया था जंगली पौधे से जिनकी जड़ नहीं है, तो यहाँ सिमिली का प्रयोग किया गया था। लेकिन यहाँ पर सीमिंग बॉय, वहां लाइक या एज का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग किया गया है, मेटाफर का प्रयोग किया गया है। सीमिंग बॉय मतलब पेपर के समान दुबला पतला दिखने वाला लड़का, विथ रैट्स आइस, और उसका आंख किस तरह का दिखाई दे रहा है, चूहे की आंख की तरह। तो ये भी एक सिंबॉलिक है, सिंबल का प्रयोग किया गया है। ये दुबला पतला लड़का जिसको कि किसी मतलब किस तरह, क्यों वो दुबला पतला हो गया है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी एरिया में है, उनका किसी भी तरह का व्यवस्था नहीं है, वहां अनियमितता है, और उनके पास खाने पीने को भी नहीं होगा, इसलिए आदमी दुबला पतला, ये लड़का दुबला पतला हो गया है। और इतना दुबला पतला हो गया है, उसका शरीर, शरीर में जो चमड़ा है वह हड्डियों से लिपटे हुए है, और जिसके कारण उसके जो आंख है उसके सिर से बाहर निकलते हुए से ऐसे दिख रहे हैं, इसलिए तुलना किया गया है मतलब चूहे की आंख से। और इससे भी अधिक चूहा जो हमेशा अपनी नजर इधर उधर वो देखते रहता है कुछ खाने के लिए, तो ऐसा ही ये लड़का जो है उसके पास कमी है, खाने पीने का पर्याप्त चीजें नहीं है, और इसलिए अपने नजर दौड़ाए हुए है इधर उधर कि कहीं उसको खाने के लिए कुछ मिल जाए, उसको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो इसलिए यहाँ तुलना किया गया है रैट्स आइस से। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्ड्स रिसाइटिंग अ फादर्स gnarled डिजीज,
स्टंटेड, यह इस शब्द नया शब्द आया है स्टंटेड। स्टंटेड मतलब रुकावट, बाधा, रुकावट या तो बाधा। तो उसका शरीर जो है वो विकसित नहीं हो पाया है। इस लड़के का, इसी लड़के का ही वर्णन किया गया है। उस लड़के का जो शरीर है वो रुका, मतलब विकसित नहीं हो पाया है। अनलक्की, और वो अभागा है। एयर, एयर मतलब विरासत। एयर का वास्तविक अर्थ होता है उत्तराधिकारी, लेकिन यहाँ में विरासत में उसको मिला है, इस लड़के को विरासत में क्या क्या मिला है? ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, ट्विस्टेड मतलब टेढ़ा मेढ़ा हड्डियां, रिसाइटिंग अ फादर्स नाल्ड डिजीज, और हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो अपने पिताजी का, फादर्स मतलब उसका पिताजी को भी वही बीमारी था, उसका पिताजी का भी बीमारी क्या था? नाल्ड, नाल्ड मतलब घुमावदार हड्डियों की बीमारी था। और वही बीमारी लिए हुए ये लड़का भी रिसाइट, रिसाइट मतलब जोर जोर से पढ़ रहा है, हिज लिसन, हिज लेसन अपने पाठ को, फ्रॉम हिज डेस्क अपने डेस्क पर बैठ करके। तो यहाँ वर्णन किया गया है एक बच्चे का, जो कि उसको ये बीमारी जो है विरासत में मिली है उसके पिताजी से, और उसी बीमारी को लेकर के ही वो पढ़ाई कर रहा है, अपना पाठ को रिसाइट कर रहा है फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क से। तो ये दो बच्चों का हमने वर्णन सुन लिया कवि के द्वारा। अब तीसरा बच्चा कुछ इंटरेस्टिंग है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एट बैक ऑफ द डिम क्लास, तो कक्षा में पीछे तरफ, द डिम क्लास, ऐसा नहीं है कि कक्षा अंधेरा है, लेकिन पर्याप्त प्रकाश नहीं है, डिम, इसी से हम प्रयोग करते हैं शब्द डिम, डिम लाइट में बोलते हैं। तो पर्याप्त प्रकाश नहीं है और वो सबसे पीछे बैठा है। वन अननोटेड, जिसको कोई भी नोटिस नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, वो पीछे बैठा हुआ है। स्वीट एंड यंग, और वह प्यारा और सुंदर है, यंग छोटा सा है और प्यारा सा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, और उसका आंख, उसके आंखों में सपना है। हिज आइज लिव, लिव मतलब रहता है, इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में स्वप्न है, सपना है। ऑफ स्क्विरल्स गेम, क्योंकि वो छोटा लड़का है और उसके आंखों में एक सपना है, क्या का? स्क्विरल्स गेम, गिलहरी के खेल का उसके आंखों में सपना है। बच्चे बहुत सारे कार्टून टीवी में देखते हैं हम लोग, छोटे बच्चे, तो इसी तरह से छोटा बच्चा है तो उसके आंखों में एक सपना है, वो सपना भी है, क्या है? गिलहरी के खेल का है। इन ट्री रूम, जिस तरह से गिलहरी चाहे वो किसी झाड़ी के अंदर दौड़ धूप करते हुए खेलते दिखाई देते हैं, या तो पेड़ के कोटर में उन लोग दौड़ धूप करते हुए खेलते रहते हैं, तो कुछ इसी तरह से वो भी खेलना चाहता है, गिलहरी का, गिलहरी वो भी खेलना चाहता है, गिलहरी का खेल खेलना चाहता है। अदर दैन दिस, तो वह यहाँ बैठ करके पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन इस कमरे से बाहर वह स्वच्छंद खुले आकाश में वह कुछ गिलहरी का खेल खेलना चाहता है, लेकिन वह वैसा नहीं कर सकता है। तो यहाँ तीन लोगों के बारे में वर्णन हमने सुना, तीन बच्चों के बारे में, द टॉल गर्ल, और उसके बाद में वो लड़का जो कि जिसकी अभागा है, पेपर के समान दुबला पतला है, और उसको विरासत में हड्डियों की बीमारी मिली हुई है, और तीसरा लड़का जो कि प्यारा से है और वो कुछ खेल खेलना चाहता है। तो हम इसको हम याद करते जाएंगे। अगला अगला पैराग्राफ में हम देखते हैं, ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, ऑन सावर क्रीम वॉल्स, क्रीम, तो सावर क्रीम, शावर का अर्थ तो होता है खट्टा, तो जो खट्टा क्रीम होता है, खट्टा क्रीम, उसका रंग, जो भी क्रीम होता है धीरे धीरे जो खराब हो जाता है तो उसका रंग भी बदल जाता है। या आपने कहीं बिल्डिंग में देखा होगा, शुरुआत में जब हम पोताई करते हैं भी उसका दीवार कितना सुंदर दिखाई देता है, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद अगर उसका मेंटेनेंस नहीं किया जाता है तो वो दीवार भी क्या हो जाता है? पीला, भद्दा, गंदा हो जाता है, धीरे धीरे पीलापन आ जाता है, वो भद्दा दिखाई देता है। तो ऑन सावर क्रीम वॉल्स, तो ये जो खट्टे क्रीम का जो कलर है, पीला भद्दा कलर का, वैसे ही दीवार का कलर हो गया है। डोनेशंस, डोनेशंस का अर्थ होता है यहाँ दान या उपहार। तो ये जो स्कूल है, प्रारंभिक स्कूल झुग्गी झोपड़ियों के क्षेत्र में है, तो वह बहुत सारा चीज उस स्कूल के लिए भी क्या मिला है? दान में मिला है, कुछ चीजें दान में मिला है। हम एक एक करके देखें क्या क्या चीज दान में मिला है। तो यहाँ शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर्स हेड मतलब यहाँ शाब्दिक अर्थ शेक्सपियर का सिर नहीं है, लेकिन शेक्सपियर का फोटो मिला है दान में, उपहार स्वरूप शेक्सपियर का फोटो मिला है, जो कि
अंग्रेजी अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में एक फेमस कवि है और लेखक भी है। बहुत सारे लव और राजा रानी या तो रॉयल शाही क्षेत्र में वो अपना लेख लिखते हैं, तो उसी का फोटो लगा हुआ है। इस भद्दे और गंदे दीवार पर बहुत सारा अव्यवस्था है उस स्कूल में, लेकिन उस भद्दे और गंदे दीवार पर इसका फोटो लगा हुआ है। क्लाउडलेस एट डॉन, तो ये दूसरा तस्वीर है। क्लाउडलेस एट डॉन, एट डॉन मतलब सूर्योदय के पहले का समय। सूर्योदय जब होने वाला है उससे पहले का समय, मतलब थोड़ा सा लालिमा रहती है और आकाश खुला हुआ है, उसमें बादल नहीं है, स्वच्छ है आकाश और प्रकाश, ये सूरज निकलने वाला है। तो उस क्षण का, उस समय का फोटो लिया गया है, तो वो भी वहां उस दीवार में लगाया हुआ है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। डोम, डोम का अर्थ तो होता है गुंबद। सिविलाइज्ड सभ्य, राइडिंग ऑल सिटीज मतलब एक शहर का चित्र है जो कि बड़े बड़े वहां बिल्डिंग बने हुए हैं और ये सभ्य सभ्य शहर जो कि छाया हुआ है, ये सभ्य गुंबद पूरे शहर में छाया हुआ है, तो उसका चित्र भी यहाँ पर बना हुआ है। मतलब ये दिखा रहा है कि कितना दर्श विकसित शहर का चित्र भी वहां फोटो खींच के टांगा हुआ है। अगला, बेल्ड फ्लावरी ट्राइलिस वैली। बेल्ड फ्लावरी ट्राइलिस वैली, ये बड़े बड़े शब्द देख करके हमको डरने की जरूरत नहीं है। बेल्ड मतलब घंटी के आकार का, फ्लावरी फूल, घंटी के आकार का फूल। ट्राइलिस, ट्राइलिस जो है ऑस्ट्रेलिया में ये एक घाटी होता है। वैली, वैली का अर्थ तो घाटी ही है, तो ऑस्ट्रेलिया में एक घाटी है, तो उस घाटी के फूल, उस घाटी में जो घंटी के शेप का आकार का या घंटी के आकृति का फूल है, उस घाटी का तस्वीर भी दीवार में लटकाया हुआ है। फिर अगला, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ओपन हैंडेड मतलब खुले हाथ में, है ना, खुले हाथ में, उदारता पूर्वक एक वहां मैप, नक्शा भी टंगा हुआ है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो कि बाहरी दुनिया क्या चीज है उस दुनिया को बताती है। उस नक्शे को हम देख करके ये जान सकते हैं कि दुनिया क्या होता है। वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड मतलब वो पूरा खुला जनरल मैप है, किसी पार्टिकुलर जगह का नहीं है, लेकिन पूरा विश्व का वो मैप वहां लटका हुआ है और उसमें दुनिया क्या होता है उसको दिखाया गया। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। एंड येट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए जो कि सुविधा विहीन है, किसी भी तरह का इनको सुविधा नहीं है, इन बच्चों के लिए दीज विंडोज, तो उन लोग अपने कक्षा में बैठे हुए हैं, वहीं से वो अपना झुग्गी झोपड़ियों को ही देख सकते हैं। तो इन बच्चों के लिए दीज विंडोज, इन बच्चों के लिए ये खिड़कियां ही इनका क्या है, दुनिया है। नॉट दिस मैप, ना ही ये जो नक्शा है, विश्व का नक्शा, ये उनके लिए दुनिया नहीं है, लेकिन ये खिड़कियां है उनका दुनिया है, क्योंकि वो यहीं पर वे बंधे हुए हैं। उनका भविष्य जो है अंधकार में लगता है, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो उनके लिए जो दुनिया है वो ये खिड़कियां है, दुनिया है। देयर वर्ल्ड, उनका दुनिया है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग, जहां पर, वेयर मतलब जहां पर, ऑल देयर फ्यूचर्स उनका सभी भविष्य, पेंटेड विथ फॉग, फॉग का अर्थ होता है कोहरा या कुहासा। ठंड के समय में जब हम उठते हैं तो बाहर में सब हमको धुंधला दिखाई देता है। तो इन बच्चों का जो भविष्य है, क्योंकि उनके लिए कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, लोग झुग्गी झोपड़ी में जो स्कूल है वहां वहां पर भी सुविधा नहीं है, लेकिन वही उन लोग पढ़ाई कर रहे हैं और वहां से पढ़ाई करते हुए उनका जो भविष्य है वो अंधकार में दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। कोई किसी तरह का उनको अवसर नहीं दिखाई दे रहा है कि हम इस फील्ड में पढ़ाई करें, ऐसा हमको नौकरी मिलेगा, इसको पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह का उनको किसी भी तरह का अवसर दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ठंड के दिनों में कोहरा के कारण हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। आगे, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड, सील्ड इन विथ अ लेड स्काई, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए पैराडॉक्स मतलब आयरनी है। आयरनी कहने का अर्थ दो ऑपोजिट से उनकी तुलना की गई है। ए नैरो स्ट्रीट, तो ये जो गली है वो बहुत क्या है, सकरा है। नैरो का अर्थ है सकरा, नैरो स्ट्रीट, स्ट्रीट का अर्थ है गली, गली बहुत सकरा है, लेकिन वो भी बंद है। सील्ड, सील्ड मतलब बंद है। सील्ड इन विथ अ लेड स्काई, लेड स्काई, लेड का अर्थ होता है भूरे रंग का। तो यहाँ जब पानी बहुत जोर से आना होता है तो उस समय जो आप सभी ने देखा होगा, जब बारिश जोर से होना रहता है तो
बादल कैसा अंधकार हो जाता है, आकाश कैसे अंधकार हो जाता है बादल बादल से ढक करके, तो वही स्थिति हो गई है। मतलब वो गली सकरा तो पहले से है, लेकिन वो सकरी गली भी क्या हो गया, बंद हो गया है। क्या से? भूरे आकाश से, काले आकाश से, उस काले आकाश से वो गली भी बंद पड़ा है, बंद पड़ा है। मतलब उनको बाहर निकलने के लिए कोई अवसर नहीं है। एक तो गली भी सकरा है, अगर निकलना बाहर चाहे तो हम लोग नहीं निकल सकते हैं। वही गली में झुग्गी झोपड़ी में हम लोग फंस गए हैं ये बच्चे। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, इन लोग बहुत बहुत दूर हैं। क्या से? नदियों से। रिवर्स, नदियों से। केप्स, केप्स का अर्थ है समुद्र के किनारे जो छोटा जगह होता है, या जो कि उसको अंग्रेजी में बीच कहते हैं, और जमीन जो कि समुद्र से लगा होता है उसको कहा जाता है केप्स, केप्स। एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, और जो भी अच्छे बातें हैं, दुनिया के तमाम हम जो बातें सुनते हैं, किसी को कैरियर गाइडेंस देते हैं, ऐसा पढ़ो, इस सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ो, इस तरह का, तो इनके लिए इन सब की सुविधा नहीं है। इन लोग उन सभी सुविधाओं से बहुत बहुत क्या है, दूर है। नेक्स्ट, surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal। तो निश्चय ही, surely निश्चय ही, शेक्सपियर इज अ wicked, शेक्सपियर उसके इन बच्चों के लिए क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, बेईमान हो सकता है, या शैतान हो सकता है। विकेट, विकेट मतलब जो बुरा व्यक्ति है, तो शेक्सपियर इनके लिए क्या हो सकता है, बुरा हो सकता है। surely निश्चय ही बुरा हो सकता है। शेक्सपियर को क्यों बुरा कहा जा रहा है? शेक्सपियर जो कि अधिकतर अपना जो लेख लिखा है, प्रेम से संबंधित लेख लिखा है, शाही परिवार के बारे में लेख लिखा है, राजा या रानी के बारे में लेख लिखा है, बहुत सारे कविताएं प्यार के बारे में लिखा है। तो उस इन बच्चों के लिए एक शेक्सपियर का जो प्रेम की बातें हैं, राजा रानी की बातें हैं, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और ये जो नक्शा है उनके लिए एक बुरा उदाहरण हो सकता है, क्योंकि उसके नक्शे में, जो दुनिया का नक्शा है, उसमें झुग्गी झोपड़ी का कोई स्थान नहीं है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, तो इन नक्शों में क्या दिखाया गया है? विथ शिप्स, जहाज दिखाया गया है, सन, सूरज दिखाया गया है, एंड लव, और प्यार दर्शाया गया है, टेम्पटिंग, उनको ललसाते हुए। टेम्पटिंग का अर्थ है प्रलोभन देना, जो कि इनको, इन बच्चों को ललसा रहा है। स्टील, स्टील मतलब चोरी करने का। जब व्यक्ति देखता है कि वो ऐसा जिंदगी जी रहा है, इस तरह का रहन सहन है उनका, तो व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होता है कि मैं भी उसके तरह बनूं। भले ही उसके पास कुछ भी ना रहे, तो उसके पास आखिरी मौका, अगर वो अपने से कुछ भी नहीं कर सकता है, तो आखिरी मौका एक ही दिखाई देता है कि वो क्या करे, चोरी करे। तो ये सभी चीजें उनके लिए मतलब एक ललचाती हुई चोरी करने के समान ही ये चीजें हैं। तो श्योरली शेक्सपियर के ये, वो शेक्सपियर उनके लिए शैतान हो सकता है, या तो ये जो नक्शा है वो उनके लिए, दुनिया का नक्शा उनके लिए खराब उदाहरण हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीजों को मतलब दिखाया गया है, दुनिया ऐसा है, इस तरह का है। और इन सबको पाने के चक्कर में ये जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो बच्चे हैं, उनके मन में प्रलोभन आ जाता है, और वे भी उस तरह बनने के लिए चोरी करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसी के लिए इसको कहा जा गया है कि ये उनके लिए क्या है, शैतान है, या तो एक बुरा उदाहरण है। For lives that slyly turn in their cramped halls, for lives उनके जीवन के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, lives उनकी जिंदगी के लिए, that slyly जो कि चुपचाप से turn in their cramped halls, क्योंकि ये सभी चीजें उनको क्या बनाते हैं, एक तरह से बेवकूफ बनाते हैं। स्लाइली का अर्थ है चुपचाप से, या तो इसको यहाँ पर हम, उसका शाब्दिक अर्थ तो चुपचाप से होता है स्लाइली का, लेकिन यहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं बेवकूफ बनाते हैं। ये सभी चीजें उनको, उनके जीवन को, स्लम में, झोपड़ी में, झुग्गी में जो बच्चे हैं, उनकी जिंदगी को, उनके जीवन को बेवकूफ बनाते हैं, और उनको टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, और उनको तंगी हालत में ही छोड़ देते हैं। क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड का अर्थ है ठूस ठूस करके भर देना। हॉल्स, हॉल्स का अर्थ है यहाँ उनका झुग्गी या झोपड़ी, मांद, जहाँ हम लोग रहते हैं, मांद है ना। तो हॉल्स का प्रयोग उनकी झुग्गी झोपड़ी के लिए किया गया है। तो उनको तंगी हालत में उनको बेवकूफ बना करके छोड़ देते हैं ये चीजें। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फ्रॉम फॉग मतलब दिन की शुरुआत उन लोग कुहासा से करते हैं, उनका जीवन का मकसद ही स्पष्ट नहीं है, अंधेरा है, फॉग है ना।
जहाँ की स्पष्ट नहीं उनका भविष्य स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, वहां से उन लोग शुरुआत करते हैं और ऐसे ही उनका सब अंधेरा छा जाता है उनके जीवन में और ऐसा लगता है कि वे इस अंधेरा से कभी नहीं निकल पाएंगे, जैसे कि एंडलेस नाइट, जैसे कि इस रात्रि का कभी अंत ही ना हो उनके जीवन में। इस तरह के झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, और वे अपने स्लैग, स्लैग का अर्थ होता है कबाड़, हीप, हीप का अर्थ है ढेर, तो उन लोग अपने कबाड़ के ढेर पर, दीज चिल्ड्रन, अपने कबाड़ के ढेर पर ही ये बच्चे बैठे हैं, दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन पीप्ड थ्रू बाय bones and spectacles of steel with mended glasses, with mended glass. तो these children wear skins, और ये बच्चे, इनकी स्थिति ऐसी है, ऐसी दयनीय है, उनको न्यूट्रिशन की कमी है, खाने पीने की कमी है, सही प्रकार की जो सुविधा मिलनी चाहिए थी उसकी कमी है, और जिसके कारण से ये बच्चे ऐसे लग रहे हैं जैसे हम लोग अपने खाल को ही पहन रखे हों। वेयर, वेयर का अर्थ है पहनना, स्किन, स्किन का अर्थ है चमड़ा या खाल, अपना खाल को हम लोग पहन रखे हों और उस खाल से उनका हड्डी बाहर झांकते हुए दिखाई दे रहा है। पीप्ड, पीप्ड का अर्थ है झांकना, मतलब ऐसा लग रहा है कि उन लोग चमड़े का ही कपड़ा पहन रखे हों और उस चमड़े के कपड़े से उनका हड्डी बाहर झांकते हुए से दिखाई दे रहा है, बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स, और उन लोग जो चश्मा, ऐनक, चश्मा पहने हुए, स्पेक्टिकल्स का अर्थ होता है चश्मा, ऑफ स्टील, तो हम जो भी लोग जिनके पास पर्याप्त धन संपत्ति है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, उन लोग हल्का सा हल्का चश्मा बनवाना चाहते हैं, लेकिन उनका चश्मा क्या का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, जो कि वजन होता है, विथ मेंडेड ग्लास, और उसमें जो ग्लास लगा हुआ है वो भी क्या हुआ है, रिपेयर किया हुआ है। मेंडेड, मेंडेड मतलब उसको रिपेयर किया हुआ है, रिपेयर करके कांच के टुकड़ों के ऊपर क्या या तो सेल्लो टेप लगा करके शायद बनाया गया होगा। ऐसी तंगी हालत में है ये लोग, विथ मेंडेड ग्लास लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे आप कभी अगर कहीं जाते हैं और आप कुछ कांच का बोतल पकड़े हैं और आपके कांच के बोतल से कोई कांच का बोतल किसी चट्टान पर गिर जाता है तो चकनाचूर हो जाता है और छोटे छोटे टुकड़े पत्थर पर फैल जाते हैं, तो उसी टुकड़े को रिपेयर करके ये चश्मा उनके लिए बनाया गया है। लाइक बोटल बिट्स, बोतल के टुकड़े, ऑन स्टोन्स मतलब पत्थर पर जो बिखरे हुए बोतल के टुकड़े हैं उससे उनका चश्मा को रिपेयर किया गया है। कितने तंगी स्थिति में है झुग्गी झोपड़ी के बच्चे। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, तो उनका पूरा समय, ऑल ऑफ देयर टाइम मतलब उनका पूरा समय, एंड स्पेस और उनका पूरा जीवन चक्र, आर फोगी स्लम, उनका पूरा जीवन चक्र ही क्या है, अंधकार में है, कुहासा में है, झोपड़ी में। फोगी स्लम मतलब झोपड़ी में, मतलब उनका जीवन ही क्या है, अंधकार में है, कुहासा में है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, तो यहाँ कवि यही निर्णय दे रहे हैं हम सभी को, तो उनका पूरा जीवन अंधकार में है, तंगी हालत में है, और इसीलिए बोल रहा है कि सो ब्लॉट देयर मैप्स, तो उनका जो नक्शा है, जो विश्व का नक्शा दीवार पर टंगा हुआ है और वो दुनिया दिखा रहा है कि हमारा दुनिया ऐसे है, और बड़े बड़े शहरों के नाम और उनका, लेकिन वहां अगर हम इस झुग्गी झोपड़ी को खोजना चाहेंगे तो उस नक्शे में नहीं मिलेगा, उसी को बोला जा रहा है सो ब्लॉट। ब्लॉट का अर्थ है दाग लगा दो, ब्लॉट का अर्थ होता है दाग लगा दो, देयर मैप्स उनके नक्शे को, विद स्लम्स क्या से, झुग्गी झोपड़ी से, एज बिग एज डूम जो कि बहुत ही गंदा और एज बिग एज डूम, डूम मृत्यु के समान है, तो उस नक्शे में इस झुग्गी झोपड़ी को भी दिखा दो, उस नक्शे में इस झुग्गी झोपड़ी को भी डाल दो, लेकिन ये झुग्गी झोपड़ी उस नक्शे में क्या कर देगा, गंदा कर देगा, ताकि लोगों को पता चले कि हम लोग भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व में हैं, तभी लोगों को नजर आएगा कि हम भी इस दुनिया में रहते हैं, तो हमारा नाम भी, हम लोगों का झुग्गी झोपड़ी को भी नक्शा में डाल दो, ऐसा लेखक कवि कह रहे हैं। आगे, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, तो जब तक कि गवर्नर, निरीक्षक और कोई आगंतुक नहीं आते हैं, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, तो इन बच्चों के लिए यही खिड़की उनका क्या है, दुनिया है, यही खिड़की उनकी दुनिया है, जब तक कि कुछ बड़े लोग जो इस उनका जीवन को बदल सकते हैं, या तो सरकार, या तो कुछ निरीक्षक, इंस्पेक्टर, या तो कुछ आगंतुक, जब तक उन लोग नहीं आते हैं उनको नहीं बदला जा सकता। एंड दीज विंडोज, और ये खिड़कियां,
दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकम्स, और ये खिड़कियां उनको बंद करके रखे हों, शट अपॉन उनको बंद करके रखे हों, देयर लाइव्स उनका पूरा जीवन ही बंद करके रखी है ये खिड़कियां, किस तरह से, लाइक कैटाकम्स। कैटाकम्स ये नया शब्द आया है, तो कैटाकम्स का अर्थ होता है, कैटाकम्स मतलब तह, तह खाना बोल सकते हैं, तह खाना, जमीन के अंदर जो गड्ढा गड्ढा खोदा जाता है, बहुत से देशों में लोग तहखाना बनाते हैं ताकि उसमें बाद में जो डेड बॉडी है, लाश है, उसको उसमें दफना दिया जाता है, उसको फिर बंद कर दिया जाता है। तो उसी तरह से इनका जीवन इन झुग्गी झोपड़ियों में क्या है, बंद हो गया है। तहखाने की तरह मतलब इनका पूरा जीवन, इन बच्चों का जीवन जो कि स्लम एरिया में है, झुग्गी झोपड़ी झोपड़ी एरिया में प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ते हैं, इनका जीवन भी कुछ उसी तरह से है। इनके लिए जो अवसर मिलना चाहिए था, जो सुविधा मिलने चाहिए थी, वो नहीं मिलता है इनको, और एक तरह से मतलब तहखाने में मतलब इनका जिंदगी क्या है, बंद है। इसी तरह से इनका जिंदगी, जब तक कि कोई सरकार इसको ध्यान ना दे, या कुछ इंस्पेक्टर या कोई आगंतुक इस अपने तरफ से कदम नहीं उठाए, इनका जीवन कुछ इसी तरह का बना हुआ है। ब्रेक और ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, तो यहाँ कवि यही कहना चाह रहा है, बहुत सुंदर लाइन, ब्रेक और ब्रेक ओपन, ये शब्द प्रयोग किया है, ब्रेक और ब्रेक ओपन, मतलब इन सबको तोड़ डालो, जो तहखाना है उसको तोड़ दो, उनको भी बाहर आने दो, इस तहखाने से बाहर आने दो, इस स्लम झुग्गी झोपड़ियों से बाहर आने दो, उन लोग भी दुनिया का नजारा देखें। ये झुग्गी झोपड़ियां ही उनका दुनिया ना रहे, लेकिन और बाकी जिनको की पर्याप्त सुविधा मिलती है, अवसर मिलता है, सही प्रकार के अवसर मिलते हैं, उनके उनके तरफ इनको भी आने दो, इन बच्चों की भी आने दो। तो जो भी बैरियर है ना, बैरियर हम रोड में जो बैरियर लगा होता है, तो या बैरिकेड होता है, उन सबको तोड़ दो, जो इनको वंचित करता है शिक्षा पाने में या तो कुछ नौकरी पाने में, उन सबको तोड़ दो ताकि ये भी मेन स्ट्रीम से जुड़ जाए। ब्रेक और ब्रेक ओपन मतलब इसको तोड़ दो, टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक ये लोग शहर की ओर ना पहुंच जाए। तोड़ करके जो भी बैरियर है, रुकावटें डालती हैं, बाधा डालती हैं, उनको तोड़ करके शहर की ओर जब तक ना पहुंच जाए। एंड सो द चिल्ड्रन, और इन बच्चों को दिखाओ, तो ग्रीन फील्ड्स हरे भरे मैदानों को, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनकी दुनिया को बना दो, रन अजवर ऑन गोल्ड सैंड्स, उनकी दुनिया को भी ऐश्वर, ऐश्वर का अर्थ है नीला आकाश, है ना, नीला नीला रंग, जो समुद्र का पानी हमको क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, जो कि सुनहरे रेत पर, सुनहरे बालू पर वह बहता है, उसी तरह से इनका जिंदगी को भी नीले आकाश में, खुले आसमान में इन लोग, इनका संसार भी क्या करे, सुनहरे रेत में, सुनहरे बालों बालों पे इनका जीवन भी चले। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और लेट देयर टंग्स मतलब उनकी, टंग्स मतलब टंग का अर्थ तो पता है जीभ होता है, लेकिन उनकी ओंठ, रन नेकेड, रन नेकेड, नेकेड का अर्थ यहाँ नंगा, नंगा कहने का अर्थ यही है कि उनको किसी भी तरह का बैरियर ना हो, रुकावट ना हो, खुले आसमान के नीचे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, उन लोग क्या करें, पढ़ें। टंग मतलब जीभ से हम पढ़ाई करते हैं, तो जीभ से उन लोग क्या करें, पुस्तक को पढ़ें, इनटू बुक्स, उनका जो जीभ है वो पुस्तक को पढ़े। द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, उनके लिए व्हाइट का यहाँ है पुस्तक से संबंधित है, एंड ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स का अर्थ है प्रकृति से, तो ये बच्चे भी खुले आसमान में आकर के पुस्तक को पढ़ें, साथ ही साथ प्रकृति का दर्शन करें और उनसे सीखें कि प्रकृति हमारे लिए क्या कुछ करता है हरे भरे मैदानों में, और बाकी लोग जिस तरह से स्वच्छंद घूमते हैं, उसी तरह से इनका जीवन भी हो, जो भी बैरियर है, रुकावटें हैं, बाधा हैं, उनको तोड़ दिया जाए, ऐसा कवि कह रहे हैं। ऑफ लिव्स ओपन, हिस्ट्री देयर्स whose language is the sun, बहुत सुंदर ये शब्द है, हिस्ट्री देयर्स whose language is the sun, इतिहास उन्हीं का होता है जिसका जिसका भाषा क्या होता है, सूरज होता है। कहने का अर्थ यही है कि इतिहास उन्हीं लोग बनाते हैं जो कि सूरज के समान जलना सीखते हैं, सूरज के समान जलना सीखते हैं, कई तरह से उन लोग का अनुभव होता है, उनमें ज्ञान होता है, और उन्हीं लोग क्या करते हैं, इतिहास बनाते हैं। हिस्ट्री देयर्स whose language is the sun। तो इस तरह से ये पार्ट समाप्त हो गया है। यहाँ पर हम देखते हैं ट्रॉयलिस वैली pertaining to the Royal and Australian
अल्पाइन प्रोविंस। तो ये जो घाटी है, ऑस्ट्रेलिया की एक घाटी है जिसमें कि घंटी के आकार का जो फूल है वो यहाँ पाए जाते हैं। तो उसका तस्वीर का चित्र भी इस दीवार में टंगा हुआ था। कैटाकम्स मैंने अनुवाद कर दिया था। कैटाकम्स अ लॉन्ग अंडरग्राउंड गैलरी, मतलब तहखाना, विथ एक्सकावेशन इन इट्स साइड्स फॉर टूम्स, जो कि खोदा जाता है बगल बगल में कब्र के लिए, टूम्स। द नेम कैटाकम्स बिफोर द 17th century was applied to the सबटेरेनियन सेमेट्रीज नियर रोम। तो रोम में जो कि कुछ कब्रें होती हैं, सेमेट्री का अर्थ होता है कब्रगाह, वहाँ के कब्रगाह के लिए इसका प्रयोग किया गया था कैटाकम्स का। तो हम और एक बार हम देख लेते हैं इसका भाव की क्या तुलना किया गया है। दो लोगों के बीच में तुलना किया गया है, एक तो जो सुविधा युक्त लोग हैं और दूसरा सुविधा विहीन लोग हैं। सुविधा युक्त लोग, उनको सही प्रकार की पहुंच है, उनको सही प्रकार की सुविधा दी गई है, पढ़ने लिखने से लेकर के उनका जो कमरे का व्यवस्था है, लाइट है, सब चीज। लेकिन ये जो झुग्गी झोपड़ी में जो स्कूल है, प्रारंभिक स्कूल, वहाँ का जो वर्णन इस तरह का किया गया है कि मतलब कोई भी ध्यान नहीं देता है वहाँ के लोगों को, और उनके लिए मतलब जो भविष्य है वो अंधकारमय है। लेकिन जो मध्यम वर्गीय है या तो उनके सुविधा युक्त बच्चे हैं, उनके लिए सही प्रकार की सुविधा है, उनके लिए उन पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनका भविष्य उज्जवल है कि किस क्षेत्र में वे जाना चाहते हैं, किस क्षेत्र में वे आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए सब खुला है। लेकिन ये जो झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले बच्चे हैं, उनके लिए उनका भविष्य अंधकार सा लगता है, और इसीलिए इस दोनों के बीच में तुलना की गई है, कवि के द्वारा तुलना किया गया है। तो ये पाठ बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। तो इसी के साथ हम ये पाठ हम समाप्त करते हैं, और इसका अगला क्वेश्चन आंसर फिर से ऑनलाइन क्लास में मैं समझाऊंगा। तो हम यहाँ अंत करते हैं क्लास को।